ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज जो है हमने इंजाइम्स के बारे में देखना है। तो इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी करें। अच्छा, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। तो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को इस तरह से कैटालाइज करते हैं, ये इतना तेज़ कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को कि जो सिंथेटिक आप कोई कैटलिस्ट बनाते हो या इनऑर्गेनिक बनाते हो तो उससे भी ज़्यादा ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। और दूसरा, ये केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज तो करते हैं लेकिन उसमें यूज़ नहीं होते, एज इट इज़ फिर ये रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि रिएक्शंस को जानदारों के अंदर कैटलाइज कर रहे होते हैं। जानदारों से बाहर करेंगे, लैब में हो रही हैं तो उन्हें कैटलिस्ट कहेंगे। जो बायो कैटलिस्ट है, इंसानों के कैटलिस्ट हैं, उन्हें हम एंजाइम कहेंगे। इनके अंदर सारी प्रोटीन्स वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक ख़ास इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच का पॉइंट होता है जिस पे ये कम सॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि प्रोटीन की तरह, जिस तरह प्रोटीन को आप डीनेचर कर सकते हैं, इन्हें भी आप डीनेचर कर सकते हैं पीएच में चेंज ला के, टेम्परेचर में चेंज ला के, एजिटेट करके। एजिटेट होता है सर्कुलर डायरेक्शन में उसे फोर्सफुली मूव कराना। अब नेक्स्ट जो है हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि कैटालिटिक पावर होती है, रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबरिंग भी लिखी हुई है कि रेंज लिखी हुई है 10⁻⁶ से 10⁻12 टाइम्स रिएक्शन को ये फास्ट अप कर देती हैं। अब जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तो ये कार्बोनिक एसिड में बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। ठीक है, और इनकी कैटालिटिक पावर जो आम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और जो सिंथेटिक कैटलिस्ट है उनसे भी ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि कोई ग्रुप है मॉलिक्यूल का, उसके रिएक्शन को फास्ट करेंगे, या फिर कोई सिंगल नेचुरली पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है, उसके रिएक्शन को ऑफ सिंगल कायरलिटी, जो कि कायरल भी हो, मिसाल के तौर पर कायरल जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जिस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये उसे ये फास्ट कर सकता है। और दूसरा, इन्हें बड़ी मॉडरेट सी दरमियानी कंडीशंस चाहिए होती हैं, एक्सट्रीम नहीं चाहिए होती, यानी कि ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो ना बहुत कम हो, नॉर्मल हर चीज़ होनी चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और न्यूट्रल पीएच हो, तो उस पर जो है ये केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि ये अनचेंज्ड रहते हैं, ये फिज़िकल चेंजेस करते हैं लेकिन ये रिवर्ट यानी कि वापस आ जाती हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। और नेक्स्ट है कि इनकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है। जैसे कि पहले तो ये कि एंजाइम बनेगा ही कम अगर कम चाहिए। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है, यानी कि वहीं से एंजाइम बन रही होती हैं। फिर उसमें मॉडिफिकेशंस हमने देखा था गोल्जी ऑपरेटर्स वगैरह करती हैं। ठीक है, तो फिर वो कह रही हैं कि एक तो इस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हो, या फिर ये है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और बन गई है तो फिर इनहिबिटर लगा दो, तो इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट साथ अटैच ही नहीं हो सकेगा। या फिर ये कि अगर वो चीज़ कम पैदा हुई है तो एक्टिवेटर रिलीज़ होती हैं जो कि उसकी सिंथेसिस को और एक्टिवेट कर देती हैं। नेक्स्ट एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में है। जो चीज़ इन्हें बाकी कैटलिस्ट से डिस्टिंग्विश करती है वो ये है कि ये सिंगल केमिकल रिएक्शन को या फिर ख़ास सबस्ट्रेट को जो है कैटलाइज कर रहे होंगे, और सिंगल केमिकल रिएक्शन को कर रहे होंगे या फिर कोई ग्रुप होगा रिएक्शंस का। अब ये किसी जब सिंगल केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एंजाइम्स कैटलाइज ओनली वन पार्टिकुलर रिएक्शन दे आर सेड टू एग्जिबिट एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो जब एक केमिकल रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रही हैं तो ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो कर रही हैं। मिसाल के तौर पर जो यूरिएज होता है वो सिर्फ यूरिया पर एक्ट करता है। यूरिया का क्या फार्मूला होता है, NH2 2 बार आता है और CO कार्बोनाइल ग्रुप 1 बार आता है, तो ये यूरिया का फार्मूला है। अब कुछ नेक्स्ट ग्रुप स्पेसिफिसिटी का है, तो जाहिर सी बात है नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई ग्रुप होगा सबस्ट्रेट का जिसके लिए एंजाइम स्पेसिफिक होंगे। फिर ये कि उन सब में लिंकेज एक जैसा होगा, जिस तरह आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे। नहीं भी पढ़े तो मेरे चैनल पे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप देख सकती हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, कि वो अल्फ़ा 1,4 के एक मालिक्यूल का कार्बन नंबर 1 दूसरे के 4 वाले से मिल रहा है, और अगर हाइड्रोक्साइड ऊपर है तो वो ये अल्फ़ा है, नीचे है तो बीटा, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वो जिनका एक जैसा लिंकेज होगा ना, तो फिर वो कह रही हैं कि उन्हें एक ख़ास एंजाइम कैटलाइज कर रहा होगा। जैसे कि अमाइलेज, ये हाइड्रोलाइज करता है यानी कि पानी की मौजूदगी में तोड़ता है। किन किन चीज़ों को, डेक्स्ट्रिन को, ग्लाइकोजन को, स्टार्च को, इन सब में एक ही लिंकेज है, वो है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ठीक है, डेक्स्ट्रिन का अक्सर, ये सारी बेसिकली ग्लूकोज स्टार्च से रिलेटेड ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे। डेक्स्ट्रिन की ड्रिप्स के बारे में जो है आपने सुना होगा। ग्लाइकोजन वो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एनिमल स्टोर करते हैं इस शक्ल में। ठीक है, हम इंसान भी। और जो स्टार्च है ये वो फॉर्म है जिसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट्स स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी है।
इसमें यह है कि खास इनएंशियोमर को जो है वो कैटालाइज कर रहे होंगे, जैसे कि डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है तो वो सिर्फ डी अमाइनो एसिड के लिए काम करेगा। अच्छा, नेचर में कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं अमाइनो एसिड? नेचर में एल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और नेचर में कार्बोहाइड्रेट कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं? डी वाले पाए जाते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है ये डी अमाइनो एसिड पे एक्ट करेगा। एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जस्ट काम करेगा स्पीड अप करने के लिए एल अमाइनो एसिड को। जो माल्टेज है ये अल्फ़ा की हाइड्रोलाइज करते हैं। माल्टेज का, माल्टोस का जहाँ भी नाम है, अल्फ़ा को माइंड में ले आना है। बीटा के लिए ये काम उसके रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। अच्छा, फिर इनकी क्लासिफिकेशन है उस रिएक्शन की बेस पर जिसे जो है ये यानी कि स्पीड अप कर रही होती हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, जिस तरह यूपैक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से बायो मालिक्यूल्स की अलग से बनी हुई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट IUB। तो इन्होंने इंजाइम्स को 6 क्लासेस में, फंक्शनल क्लासेस में डिवाइड किया, यानी कि जो इनके फंक्शन के लिहाज से होंगी, यानी कि जिस तरह के रिएक्शन को ये जो है कैटालाइज कर रहे होते हैं। तो उस बेस पर इनकी 6 क्लासेस हैं। तो पहले जो है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस का है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसमें क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा, या फिर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र, या फिर हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, इन 3 चीज़ों को मेन हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन है। तो फिर जिसमें यानी कि हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा होगा, वो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम होंगे। नेक्स्ट ट्रांसफरेसिस, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आगे हम देखेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में जो है ये ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हाइड्रो वाटर के लिए ये टर्म जो है यूज़ होती है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है ना। स्टोशियोमेट्री उसकी अगर हम देखें तो, यानी कि 2 नंबर के हवाले से देखें तो 2 जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस, इसमें फंक्शनल ग्रुप वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसे? पानी को। नेक्स्ट जो लाइसिस की टर्म है ना, वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। या तो ऐसे ग्रुप डालें जो कि डबल बॉन्ड में जाएं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो, या फिर एलिमिनेशन जो है आप करोगे कि ग्रुप्स आप रिमूव करते हो तो डबल बॉन्ड बन जाए। नेक्स्ट आइसोमेरेसिस, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ग्रुप्स को ऐसे ट्रांसफ़र करना है कि आइसोमेरिक फॉर्म्स पैदा हों। अच्छा, नेक्स्ट लाइगेसिस का लिखा हुआ है कि इसमें कार्बन 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 सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे होती हैं जिसमें कोई भी छोटा मालिक्यूल, जो कि ज़्यादातर वाटर का मालिक्यूल ही होता है, वो रिमूव हो रहा होता है, और साथ ही इसमें ATP की भी क्लीवेज होगी। नीचे देखें, ये दिखाया गया ATP है, डी ग्लूकोज है, तो ये एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से एडिनोसिन डाईफास्फेट बन रहा है, और जो ये एक फास्फेट था वो ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया, डी ग्लूकोज 6 फास्फेट। अच्छा, फिर इसे एक नाम दिया गया है कि 4 हिस्से होंगे इसके क्लासिफिकेशन नंबर के, और इसका एक सिस्टमेटिक नेम होगा। अब मिसाल के तौर पर इंजाइम है ना, ग्लूकोज फास्फोर ट्रांसफरेज, जो कि जाहिर कर रहा है फास्फोरल ग्रुप के ट्रांसफ़र को, ठीक है, ATP से ग्लूकोज के अंदर, यानी कि अब ग्लूकोज फास्फो ट्रांसफरेज है, यानी कि फास्फो ट्रांसफ़र हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें फिर 4 नंबर दिए हुए हैं। पहला जो है वो मेन नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो ट्रांसफरेज को जाहिर कर रहा है। जो दूसरे वाला नंबर है वो उससे ज़रा छोटी क्लास, सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम फास्फोर ट्रांसफरेज कहेंगे। जो थर्ड वाला है वो इसके रिलेशन को हाइड्रोक्सल के साथ बता रहा है एक्सेप्टर के तौर पे, और जो फोर्थ वाला है वो फास्फोरल ग्रुप के साथ इसके रिलेशन को बता रहा है, और वो भी एज अ एक्सेप्टर, यानी कि इसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो भी एक्सेप्टर है, फास्फोरल ग्रुप जो है वो भी एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर इस तरह से है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, कि ये जो डी ग्लूकोज था इसने फास्फेट को एक्सेप्ट किया है ना, और इसी तरह से अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सल होता तो उसने उसे एक्सेप्ट किया था ना, तो मतलब ये एक्सेप्टर के तौर पर आए हैं, ग्लूकोज ने इन्हें एक्सेप्ट किया है। बाज़-ओ-क़ात एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकती हैं, जो कि मेटल आयन होती हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ठीक है, या फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स भी हो सकती हैं, जिन्हें हम कोएंजाइम कहेंगे। और कुछ को तो दोनों ही चाहिए होते हैं, कोएंजाइम भी चाहिए और ये इनऑर्गेनिक भी चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए। अच्छा, अब जो कोएंजाइम या मेटल आयन कोवैलेंटली यानी कि बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है एंजाइम के साथ, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और नेक्स्ट, और एक जो मुकम्मल तौर पर एक्टिव एंजाइम है उसके साथ उसका कोएंजाइम भी है, उसे एक्टिव करने वाला मेटल आयन भी है, तो उसे हम हालो एंजाइम कहेंगे। जो इसका प्रोटीन पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे या फिर एपोप्रोटीन कहेंगे। अच्छा, मतलब ये कोएंजाइम इस्तेमाल क्यों होते हैं? ये ख़ास फंक्शनल ग्रुप्स को जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं।
इसी तरह के ट्रांसफ़र से फिर वो इंटरेक्शन डेवलप होता है सबस्ट्रेट का और एंजाइम का, यानी कि मुवाफिक ग्रुप जिनमें अफिनिटी होती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होती है, ये कुछ रीअरेंज करके एक दूसरे के सामने लाते हैं, जिस तरह से सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलती है। जैसे आप यूँ समझे कि एंजाइम को अपने काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जिसे हम कोई एंजाइम कोफैक्टर कह रही हैं, और अगर वो लूजली अटैच है तो वो कोएंजाइम है, और अगर वो टाइटली अटैच है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और ये जो दोनों मिलकर बना रही हैं एंजाइम और इसके साथ कोफैक्टर, ये हालो एंजाइम है, और इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है इस तरह के एंजाइम को उसे एपो एंजाइम कहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि एंजाइम काम कैसे करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि अच्छा, ये कोफैक्टर का मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल आपने जो है ख़ुद अगर यानी कि आपको इन डेप्थ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये पढ़ें, और इसके लिए आपको PDF की भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी बुक है, मैंने पेजेस जो है शेयर किए हुए हैं, बुक का नाम अभी मैं नहीं बताऊँगी, और बाकी जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है कि एंजाइम काम कैसे करते हैं। पहले वो एंजाइम सबस्ट्रेट आएगा, उसका कम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होंगे। फिर इसके लिए 2 थ्योरीज दी गई, एक फिस्चर की लॉक एंड की मॉडल, रिजिड टेम्पलेट मॉडल। टेम्पलेट जिस तरह ये आप बर्फ़ जमाने के लिए नहीं वो रखते, टेम्पलेट्स वगैरह रखते हैं कि वो आइस के जो क्यूब्स हैं वो एक प्रॉपर शेप में बने, यानी कि वो उन्होंने कहा कि वो जो एक्टिव साइट होती है बिल्कुल ऐसे रिजिड होती है। अभी जिस तरह हर ताले की एक चाबी है, वैसे हर एंजाइम यानी कि एक सबस्ट्रेट के लिए ख़ास होता है। लेकिन फिर खुशनन का इंड्यूस मॉडल आया, उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जब सबस्ट्रेट आता है ना तो एक्टिव साइड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो खुद को उसके मुताबिक मोल्ड कर लेती है। तो ये डायग्राम्स भी यही शो कर रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और मेरा लेक्चर ये बीच बीच में से रोक रोक कर आपने नोट्स खुद बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और ये डायग्राम भी लास्ट में बनानी है। ये डायग्राम वही चीज़ है जो कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अब इनहिबिटर क्या होते हैं कि जो कि एंजाइम की कैटालाइसिस में इंटरफियर करते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे या फिर मुकम्मल तौर पे स्टॉप कर देंगे। अच्छा, अब ना एक चीज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। कुछ भी होता है ना, बॉडी में चोट लगे तो वो दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे होते हैं। तो एस्पिरिन की गोली वो जो है सुजेस्ट कर देते हैं फार्माक्यूटिकल वाले या फिर डॉक्टर जो भी होता है, तो वो खाने से दर्द खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्पिरिन बेसिकली एसिटाइल सैलिसाइलेट से बना हुआ होता है, और ये इनहिबिटर है। ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, ये जाके उसके आगे खड़ा हो जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनेगा ना रिलीज होगा, तो पेन नहीं होगा। इरिवर्सिबल जो कि कोवेलेंटली एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ जाएंगे, या फिर जो एंजाइम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं ये उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब वो एंजाइम काम के काबिल ही नहीं रहेगा। तो ये कोवेलेंटली भी बॉन्ड हो सकते हैं, नॉन कोवेलेंटली भी, और उस फंक्शनल ग्रुप को भी ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में सुसाइड इनएक्टिवेटर गए हैं। वो कह रही हैं कि इनका एक फ़ायदा है कि ये इनएक्टिवेट करने के बाद खुद भी खुदकुशी जो है ये कर लेती हैं, और इससे हम बड़ा मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, इसका बड़ा स्कोप है। और देखिए ना, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो इरिवर्सिबल यानी कि वापस ना आए, सही वाला इनहिबिट कर दिया। इनहिबिटर का काम बेसिकली क्या होता है कि सबस्ट्रेट कितना होता है, एंजाइम समझता है ये सबस्ट्रेट आ गया, वो उसने उसे खुद के साथ अटैच कर लिया, लेकिन असल में वो इनहिबिटर होता है। प्रोडक्ट कहाँ बनती है? वो एंजाइम एक्शन ही स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो बात मैंने की है ना, ये मेनली इसके लिए है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल वालों के लिए। तो एक कम्पिटिटिव होगा जो कि कम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट को, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट को कम्पीट कर रहा है, तो ये एक्टिव साइट पे जाएगा, उसे जो है ख़राब कर देगा एक्टिव साइट को। तो फिर वो जो सही वाला अब सबस्ट्रेट आया तो अटैच ही नहीं होगा, तो इनहिबिशन या फिर रिएक्शन स्लो डाउन, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी। अब मिसाल के तौर पर सक्सीनेट आपकी बायो की बुक्स में लिखी हुई होगी, ये मशहूर ज़माना एग्जाम्पल, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज सक्सीनेट को फ्यूमारेट में बदलता है। अब यहाँ पे मेलोनिक एसिड कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, ठीक है। सक्सीनेट से ये मिल रहा होता है, लेकिन ये इनहिबिटर होता है, तो फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये देखें यहाँ पर इक्वेशन से जो है दिखाया गया है। अच्छा, नॉन कम्पिटिटिव अटैच तो होंगे एंजाइम के साथ, लेकिन एक्टिव साइट के अलावा पीछे आगे किसी और जगह से, तो खैर शक्ल तो एक्टिव साइट की भी ख़राब हो गई ना, तो फिर वो इनहिबिशन हो जाएगी। रेगुलेटरी एंजाइम बहुत हैं जिन्हें आप रेगुलेट कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा होने लगे तो वो सिग्नल आएगा कि कम हो जाए, कम है तो सिग्नल आएगा कि ज़्यादा हो जाए। इन सिग्नल को हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। अच्छा, कुछ नॉन कोवेलेंट वे से अटैच होंगे और इन्हें रेगुलेट करेंगे इनके साथ, यानी कि अटैच हो जाएंगे, और कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से अटैच होंगे और इन्हें रेगुलेट करेंगे। एलोस्टेरिक का मतलब है एक एक्स्ट्रा जगह एक्टिव साइट के साथ लगी होती है जहाँ पे अफेक्टर अटैच हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कि ये ज़्यादा ना हो, ये कम ना हो। तो ये इससे ना कोई रेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, आइसो एंजाइम वो होता है कि जिसकी यानी कि शक्लें तो बहुत सी हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही काम को सरअंजाम दे रहा है। जैसे कि इसकी सबसे फेमस एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH। और बाकी ये जो मैंने एलोस्टेरिक साइट्स का बताया, ये उसका इन डेप्थ बताया गया है।
मेन थीम समझा दिया, बाकी ये आपने ख़ुद ने जो है स्टडी करना है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी करें। जितना मैंने समझाया उससे ज़्यादा ना किसी यूट्यूब की वीडियो में आपको इतना कंटेंट मिलेगा, ना इतनी अच्छी बुक के पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और कुछ भी खैर सारा क्लियर तो हो गया होगा, बट despite of that, if you have any confusion in the content which I teach you, you can ask me in comments. Take care. Allah Hafiz.